अमित तुम क्या बात कर रहे हो अमित? हम यहाँ पे डंपलिंग बनाने के लिए बैठे हैं एंड डंपलिंग इट्स अ सीरियस बिजनेस. आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. कम ऑन, चॉप इट फॉर 20 टाइम्स एंड टेल द होल वर्ल्ड दैट दिस इज द बेस्ट डंपलिंग इन द वर्ल्ड. मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है इस काम में. आप मुझे बता रहे हैं 15 मिशेलिन स्टार ऐसे ही नहीं मिल जाते, समझे आप? मैंने ब्रॉडकास्टिंग और एक्टिंग दोनों साथ साथ की, लेकिन फिर बीच में एक 8 से 10 साल का गैप आया. ऑडियो की अटैचमेंट और वो एक डोंगल आ गया. टाटा डोकोमो. आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया. मुझे विजन कोहली भी आया, उनसे भी पूछा. मैंने कहा मामा और आप में क्या सिमिलैरिटी है? कह रहे एक ही है यार, थोड़ी कभी कभी. मैंने वो देखा, उनका सिंगल मॉडल पीता हूं. मैंने देखा वो आपका इंटरव्यू. उस समय संजीव कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन था. नया दिन नई रात एक फिल्म थी उनकी, उसमें उन्होंने 9 कैरेक्टर्स किए थे. मैं हैरान होता था कि एक आदमी 9 कैरेक्टर्स कैसे प्ले कर सकता है. गौर से देखिए इस शख्स को. इसकी आंखों में वो दहशत है, वो वहशत है, और ये दरिंदा जिम्मेदार है 23 हत्याओं का, 32 अपहरण का, न जाने कितनी डकैतियों का. आज इसे अपनी निगाहों में बसा लीजिए, क्योंकि ये है आपका टारगेट नंबर 1. मैं नहीं हूं भाई ये वॉइस ओवर करने को बता रहे. फिर उसके बाद में हमको लगा कि यार अब तो हम कुछ है तो सही, हो जाएगा कुछ ना कुछ. ये बात है सन 2002 की. मुझे घर चाहिए था, फैमिली का साइज बड़ा हो रहा. ये भी बड़ी दुखद परिस्थिति है कि उस समय एक्टर्स को, पुलिस वालों को और वकीलों को लोन नहीं देता था कोई भी. दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में ये प्रजनन का मौसम है. एक मादा ओरंगुटैन नरों को रिझाने के लिए उनकी तरफ जा रही है और अपने बच्चों को उनसे दूर रख रही है. हे अमित, कैसा है तू यार? आज मैं तेरे साथ बैठ के नूडल खाऊंगा. जब नूडल खाऊंगा ना मैं तेरे साथ में, तो यहाँ से ना दूरबीन से सामने वाली बिल्डिंग के अंदर झांक के देंगे, वहां बड़ी खूबसूरत लड़कियां बैठती है यार. एंड दैट्स हाउ मैं, उसकी वजह से मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के सर्किट में ना सीरियसली लिया जाने लगा. अगला स्टेशन लक्ष्मी नगर है. कहने को तो लक्ष्मी का नगर है, पर यहाँ फुकरे ही रहते हैं. जिसे देखो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, और नगर नाम की कोई चीज नहीं है. चारों तरफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी नगर. मैं गया उसके पास तो, अरे अमित पाजी आपने वो सपने वर्सेस एवरीवन देखा यार, बड़ा कमाल शो है यार. वो मैंने कहा हाँ यार देखा. वो तो यार वो लड़का उसमें परमवीर यार, मैं मतलब, तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने परमवीर से उसकी बात करा दी. मैंने परमवीर को मैसेज किया, परमवीर का जब रिप्लाई आ गया जी जी, तो मैंने वो बंदा भाई रो पड़ा बात करके. मतलब बियॉन्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. मतलब स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, एक एक शब्द याद है उन्हें. स्क्रिप्टिंग के लेवल के ऊपर ही वो कैरेक्टराइजेशन कर दी है. फिर डायरेक्शन भी कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, और अपने दिमाग को ठंडा भी रखा हुआ है कि शिफ्ट में रहते हुए काम भी करना है, इतने सारे लोगों से काम करना. और काके हुण ते तेरे को टाइम नहीं होना, तो हुण ते तू साडे वॉइस ओवर नहीं करेगा. मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं छड्डांगा. मेरे साथ वो है जो आवाज के जादूगर हैं, खुद को बेबी बोलते हैं. अर्ली 20s में इनमें बड़ा गुस्सा था, तो बच्चन साहब में गुस्सा हुआ करता था ना, एंग्री यंग मैन वाला. अरे आपने तो बहुत रिसर्च किया है. थिएटर जी स्टार्ट हुआ, फिर रिजेक्ट भी हुए, फिर एक्टिंग की, फिर 10-12 साल जो है छोड़ दिया, क्योंकि वॉइस एक्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट थी. फिर इंटरनेट आया, तो आपको लगा कि अब मैं अपने दोनों काम जो है साथ साथ चला सकता हूँ, कि अब मैं मेल से अटैचमेंट भेज सकता हूँ वॉइस ओवर की, तब जो है मैं कर लेता हूँ चलो एक्टिंग भी. एंड देन नाउ यू आर डूइंग फैंटास्टिक एज एन एक्टर. और बाकी आवाज के तो आपके हम कायल हैं. थैंक यू वेरी मच सर. जमुना पार में मेट्रो की आवाज से लेकर और आपकी अदालत, लॉट ऑफ मतलब इतने सारे किरदार हैं कि मतलब शायद मैं एक सांस में उनके नाम भी नहीं ले पाऊंगा. सो वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बिकॉज इन दिनों आपकी एक्टिंग के चर्चे जो हैं वो हर तरफ हैं. रिसेंटली आई मेट बॉबी देओल. आई टोल्ड यू. जी जी जी. तो वो खुद से बोले मुझे, जी बोले यार वो सपने वर्सेस एवरीवन देखा मैंने, उसमें यार वो जो वो फादर और सन का जो रिलेशन है यार, गजब था यार वो एक्टर. मतलब वो मेरे इंटरव्यू में है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, और एबीपी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाया. और बॉबी सर को प्लीज़ मेरी तरफ से उनको कन्वे ज़रूर कीजिएगा कि बॉबी सर को, बॉबी देओल सर को, कि सर थैंक यू वेरी मच. उनकी तरफ से जो एक्नॉलेजमेंट मिली है, इट मीन्स अ लॉट टू मी, और इसका मेरे लिए बहुत महत्व है. एक पर्सनल ग्रोथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे जो जाता है, उसमें इस तरह की कोई भी आपको कॉम्प्लीमेंट अगर मिलता है, जेन्युइनली मिलता है, तो वो बहुत बड़ा ड्राइवर साबित होता है. और
आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑल्सो, आपने तो मेरी पूरी जर्नी को इतने साल की कोशिश की सर, बहुत एक लंबी मिनट जर्नी में, है। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल ठीक समेटा उसको। अगर फेजेस में देखा जाए तो आई स्टार्टेड एज एन एक्टर ऑन स्टेज, आई वाज अ पार्ट ऑफ दिल्ली आर्ट थिएटर, मैं उनकी रिपेटरी कंपनी में था, और उसके अलावा मैं एम के रैना साहब के थिएटर ग्रुप में था, स्ट्रीट थिएटर किया करता था। फिर साथ ही साथ हम रेडियो करने लगे थे, और रेडियो करने के साथ साथ टेलीविज़न आया, और दूरदर्शन का वो दौर शुरू हुआ जबकि इनिशियल स्टेज पे था। तो वो जो 10 साल 12 साल का दौर था, वो टेलीविज़न का बहुत अच्छा दौर था, बहुत अच्छा कंटेंट बनता था तब। फिर उसके बाद में एक टाइम आया कि पैसे की बड़ी ज़रूरत थी, फैमिली को सपोर्ट करना था, एंड आई हैड दिस टैलेंट ऑफ डूइंग वॉइस ओवर्स। साथ ही साथ मेरे वॉइस ओवर्स चल कर मैं, जैसे आपने आपकी अदालत कहा, थैंक यू, आपकी अदालत रजत जी, आपने मुझे मौका दिया सर ने, और वहाँ से वो सिलसिला साथ साथ चलता रहा। तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग और एक्टिंग दोनों साथ साथ की, लेकिन फिर बीच में एक 8 से 10 साल का गैप आया, क्योंकि जब मैं एक्टिंग के लिए असाइनमेंट्स के लिए बाहर जाता था तो मेरे ये ऑडियो के असाइनमेंट्स छूट जाते। लेकिन जब ऑडियो की अटैचमेंट और वो एक डोंगल आ गया, टाटा डोकोमो, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया मुझे, तो वो 2011 की बात है। बेटे ने आपको बताया ही? जी जी, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया कि पापा आप कर क्या रहे हो, आप जाते क्यों नहीं हो। एंड कुछ डेस्टिनी भी होती है, डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं मानता हूँ। 2011 में एक फिल्म मिली मुझे, एक हॉलीवुड की फिल्म थी, द ब्लैक रशियन, तो उसका मैंने ऑडिशन दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि आपको हिमाचल में शूट करना होगा। अब मैं डर गया, मैं कहा मेरा ये काम छूट जाएगा, यहाँ से नौकरी चली जाएगी। तो मेरे बेटे ने कहा कि आप ये डोंगल लीजिए। मैंने स्पेशली शूटिंग से पहले जाके, मैं हिमाचल में जाके और सोलन में जाके मैंने टेस्ट किया उसको, 1 दिन 2 दिन वहाँ रह के, इट वॉज वर्किंग। तो बस वहाँ से फिर मेरी हिम्मत फिर से बन गई, एंड देन फिर उसके बाद में फिर मैंने एक्टिंग असाइनमेंट्स फिर से मैंने अप्रोच करना शुरू किया, जो मिला वो किया, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से एनालाइज किया सर, वहाँ से लेके फिर अब यहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग में क्या था, बचपन कैसा था, मतलब उससे पहले मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा ना, हम पहले ही बात कर चुके थे कि लेट्स डू एन इंटरव्यू जी। माय बॉस टोल्ड मी जी जी, ही इज अ वेरी टफ टू प्लीज पर्सन। अच्छा, मतलब मैंने इतने, शायद पूरी इंडस्ट्री का इंटरव्यू किया होगा इतने सालों में, ही नेवर टोल्ड मी कि इसका इंटरव्यू करना, कभी 2 या 3 लोगों के लिए बोला होगा, ही वाज लाइक यार उनका इंटरव्यू कर, मैंने कहा ऑलरेडी वी आर इन टॉक। अच्छा, तो ही वाज वेरी हैप्पी, मैंने आज भी बताया उनको कि आप आ रहे हो, तो मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलेगा सर, थैंक यू। इज मिस्टर सुनील गोस्वामी हु हेड्स द वीडियोस डिपार्टमेंट, उन्होंने भी शायद आपके साथ कहीं ना कहीं काम किया है, बिकॉज़ यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं सब लोग आपसे जुड़े भी हैं, एंड एक हमारे फ्रेटर्निटी का बंदा जब इतनी अप्रिशिएशन मिल रही है उसको, तो इट फील्स गुड। पानी भी पी लेते हैं सर। और आपके लिए तो मेरे ख्याल से ये भी मैं जरूर आपसे टिप्स चाहूंगा कि भाई, हाँ एक सेकंड, पानी, चाय और पानी, ये 2 चीजें हम लोगों की जिंदगी में सांस के समान है। हाँ, चाय तो मेरे भी जीवन में है। तो सर शुरुआत में मतलब कहाँ, दिल्ली में पैदाइश हुई? नहीं, पैदाइश मेरी हुई मुंबई में। अच्छा, मुंबई में? जी जी, मेरी ननिहाल है वहाँ पे, सेंटा क्रूज में, वहाँ पे विलिंगडन कैथोलिक कॉलोनी। तो मेरी मदर जो हैं, अब नहीं है, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, तो वो वहाँ से थे। हमारे परनाना जी शायद कोई 100 साल पहले मुंबई अमृतसर से शिफ्ट हो गए थे, तो मैं अपनी ननिहाल में पैदा हुआ था, लेकिन पला बढ़ा मैं मुंबई में, क्योंकि शादी मम्मी की यहाँ पे हुई थी। तो दिल्ली का माहौल, हार्डकोर दिल्ली का माहौल में पढ़ा, डीटीसी की बसों में धक्के खाए हैं। दिल्ली में पढ़े भले ना? जी 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 जी, दिल्ली में ही मैंने स्कूलिंग की रामजस से, और फिर ग्रेजुएशन मैंने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से किया, और साथ ही साथ मैं थिएटर करता रहा दिल्ली में। उस वक्त क्या दिमाग में था कि क्या करना है? देखिए, जब स्कूल पास आउट हुआ, वैसे तो बचपन से ये कीड़ा था, क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट्स नॉट अबाउट कि कैमरे के आगे करनी है या कैसे करनी है, नहीं, लेकिन बचपन में जब मैं एक्टर्स को देखता था, मैं उस समय संजीव कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन था। नया दिन नई रात एक फिल्म थी उनकी, उसमें उन्होंने 9 कैरेक्टर्स किए थे। मैं हैरान होता था कि एक आदमी 9 कैरेक्टर्स कैसे प्ले कर सकता है, यू नो, वो एक फैसिनेशन होता था, आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। तो उस फिल्म ने मुझे बहुत फैसिनेट किया था। उसके अलावा बच्चन साहब की फिल्म, मतलब मैंने डॉन और अमर अकबर एंथनी, मतलब ऐसे यूं ग्लूड टू द स्क्रीन, मतलब सबने पता नहीं कितनी बार देखी होगी। तो धर्म जी की फिल्में, मैं जट यमला पगला दीवाना, मतलब 2 ही चीज़ें पसंद थी मुझे। पढ़ाई में बहुत अच्छा शुरुआती दौर में नहीं था,
खेलना और फिल्में देखना, और उस समय वो ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया था, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी ने बहुत ऐड ऑन किया अब हमारे सपनों को उड़ान देने में। तो ये था कि मैं एक्टर बनूंगा, ये था। और घर में ये था कि भाई एक्टिंग में रोजी रोटी नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं है, तो कुछ ऐसा कर लो कि स्टैंड बाय प्रोफेशन हो जाए। तो आई वॉज, व्हेन आई पास्ड आउट, आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज दोज डेज, तो मेरा हिंदू कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था, वो परसेंटेज पे होता था। पर मुझे ऐसा कुछ करना था कि मुझे थिएटर करने के लिए टाइम मिल जाए। तो फिर मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि तुम भाई साहब यहाँ पे 8:30 से 12:30 क्लास होती है, टूरिज्म का कोर्स करो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में, और उसके बाद में तुम्हारे पास टाइम है 4 बजे 3-4 बजे से थिएटर करो। मैंने कहा जी ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, घर वाले भी खुश कि एक कॉलेज भी कर रहा है और एक टूरिज्म का कोर्स कर रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ तो इसको रोजी रोटी मिल जाएगी। 12:30 तक कॉलेज में पढ़ते थे। आई नेवर मिस्ड एनी ऑफ माई क्लासेस, दैट वे आई वॉज वेरी सिंसियर। लेकिन 12:30 से लेकर लाइब्रेरी में जाकर 3 बजे तक मैं पढ़ाई फिर करता था। 4 बजे से मैं थिएटर करता था रात 8 बजे तक, तो मैं 12 घंटे की शिफ्ट तब भी करता था। शंकर मार्केट में फ्लैट नंबर 36, मुझे आज भी याद है, सामने रेलवे, सामने कैंपा कोला की फैक्ट्री थी और लेफ्ट साइड पे वो मिंटो ब्रिज का रेलवे स्टेशन, वहाँ की बालकनी से नजर आता। तो वहाँ रिहर्सल 4 घंटे करते थे हम। तो वो मेरा वो ग्रूमिंग ग्राउंड था, वहाँ से वो तैयारी हुई, वहाँ से वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, अच्छे एक्टर्स को देखने का मौका मिला, बहुत सीनियर्स को देखने का मौका मिला, परफॉर्मेंस। और फिर वहाँ से फिर जब आप कर रहे होते हैं तो कोई एक सिरा नया मिल जाता है। वहाँ पे एक बार आ गए रेडियो के चीफ प्रोड्यूसर साहब, और फिर मेरा एक प्ले था दिल्ली ऊंचा सुनती है, श्री राम सेंटर बेसमेंट में हमने वो प्ले किया था। तो वहाँ पे वो साहित्य कला परिषद के डायरेक्टर साहब थे, वो आए हुए थे प्ले देखने। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप हमारे पास में आओ। रेडियो पे बुलाया गया, वहाँ ऑडिशन हुआ, वहाँ फेल कर दिया गया हूँ। फिर मैंने पूछा क्यों फेल किया, उन्होंने वजह बताई मेरे तलफ़ुज़ की, उच्चारण की। फिर 1 साल वहाँ फिर और फिर वाला आपकी प्रॉब्लम थी वो। जी, कृष्ण और जो ज्यादातर लोगों की होती है। हाँ, वो सफलता वो उस वजह से उन्होंने कहा तुम एक्टर अच्छे हो, लेकिन 2 प्रॉब्लम है तुम्हारी। एक तो इस मीडियम के अनुसार तुम काम नहीं कर रहे हो, माइक सेंसिटिव नहीं हो, दूसरा तुम्हारा उच्चारण दोष है। तो ये तुमको करना पड़ेगा। तुम्हें होता कैसे है? अब आपने गलती बताइए, गलती हम तो गलती बोल जाते हैं, गलती, यस। आपने गलती बताई है, तब इसको सुधारें कैसे? कहेंगे आके देखो। पूरा 1 साल मैं वहाँ गया, उनकी रिहर्सल्स देखता था, बड़े सीनियर एक्टर्स को देखता था वहाँ पे, फिर अपने नोट्स बनाता था। एंड दे वर सो नाइस, दे यूज्ड टू, आई यूज्ड टू मेक माय ओन स्टूपिड नोट्स। मैं अपने नोट्स बनाता था कि ये कैसे होता है, कैसे होता है। पर वो गलतियां करके, उन्होंने गलतियां करके सुधारने का मौका दिया। 1 साल उनको देखा, सीखा, समझा, फिर ऑडिशन दिया। तो एक साथ ड्रामा सेक्शन, उर्दू सेक्शन, एक्सटर्नल सर्विसेज, कौन सा युववाणी, सब जगह एक साथ क्लियर किया। सो दैट्स हाउ वो जो प्रिपरेशन ग्राउंड था वो अच्छा मिल गया। और फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे टेलीविज़न पे फिर वही नया सिरा, एक नया मीडियम, उस मीडियम के अनुसार आप कर तो परफॉर्मेंस ही रहे हैं, लेकिन मीडियम के अनुसार आपको ढलना है। तो वो जो ट्रांजिशन है वो इनिशियल तौर पे होता गया। जब आप एक विधा में आप अच्छे हो जाते हैं तो वो आप पे हावी हो जाती है, आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ जाती है अंदर कि दूसरे की तरफ जाने में आपको दिक्कत होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ की कमी होती है आप में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करना, और ये तो फिर ये पूरी की पूरी जर्नी इस तरह से चलती रही। तो सीरियल्स की शुरुआत जो है वो हुई कैसे थी? बहुत मज़ेदार किस्सा है ये। एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन होता था कभी किसी ज़माने में, उसमें कॉमेडी शोज आते थे 10-10 मिनट के, 12-12 मिनट। उनको एक यंग लड़का चाहिए था, 22-23 साल का, बेरोजगार लड़का, उसका कोई काम नहीं है, और वो रोजगार खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के चक्कर में स्टूपिड आइडियाज लेके आता है। कभी वो मैरिज ब्यूरो खोल लेता है, और मैरिज ब्यूरो में उसके कंप्यूटर में सामने एक भारी सी लड़की आती है, उसकी कुंडली इसी से मिल जाती है। अब ये आगे भाग रहा है, वो पीछे भाग रही है। वो इस तरह के फनी शोज था। तो वो एक बार वो जग्गा उस्ताद से जेब काटने की ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो अब जेब किसकी काटें? तो वो 2 दोस्त आपस में एक दूसरे की जेब काटते हैं, पुलिस वाला देख लेता है, उन्हें पकड़ लेता है। तो इस तरह के फनी इंसिडेंट्स थे। तो उनको इस तरह का एक जूसी टाइप लड़का जो कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करता, उनको ऐसा कुछ चाहिए था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया था, तो वो उनका कुछ हुआ नहीं था। तो हम क्या करता था, शाम को स्ट्रगल करने के लिए दिल्ली में एक जगह श्री राम सेंटर, एक्टर सारे पहुंचते हैं वहाँ पे, हम भी जाते थे वहाँ, मंडी हाउस श्री राम सेंटर के, भाई यहाँ से कोई सिरा मिल जाए। तो कुछ दोस्त, तो
उसके जो राइटर थे नंदन शर्मा जी उसके राइटर थे, तो उनको मेरे बारे में किसी ने बता दिया, तो मुझे ऐसे एक मैसेज आया, तो मैंने एक ऑडिशन दिया और श्रीराम सेंटर में पहले उनसे मिला। और फिर वो लक की बात है, उसके जो डायरेक्टर साहब थे वो जब ट्रेन में आ रहे थे तो मेरे अंकल आ रहे थे उसी ट्रेन में, राजधानी से आ रहे थे, तो डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि मुझको एक ऐसा एक्टर थे, तो मेरे अंकल ने बोला ये एक्टर बहुत अच्छा है, मैं उसको जानता हूँ। तो दो, अब इसको बोलते हैं किस्मत, दोनों वैसे ही मिल गए भाई, वो साइमल्टेनियसली हो गया विद इन 3 days 2, और मुझे वो काम मिल गया। और वो काम अपने टाइम पे उस जमाने में इतना हिट हुआ कि उस वक्त चिट्ठी आती थी, ईमेल वगैरह का जमाना, उसकी जो फैन मेल थी 78,000 लेटर्स फॉर दैट पर्टिकुलर शो। क्या नाम था उसका शो? उल्टे बांस बरेली। उल्टे बांस बरेली। जी जी, फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। फिर उसके बाद में हमको लगा कि यार अब तो हम कुछ है तो सही, हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो बस मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर मेहनत और ज़्यादा की गई, फिर काम हासिल करने की मेहनत, वो एक स्किल सेट अलग है। मतलब आपको अपना काम तो आता है, लेकिन काम हासिल कैसे किया जाता है वो एक स्किल सेट अलग है, वो फिर स्ट्रगल एक अलग से। तो धीरे 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 करते 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 फिरदौस भी किया आपने? जी, फिरदौस किया, पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन, ये जी जी जी, दिग्गज लोगों के साथ आपने हाँ आपने बड़ी रिसर्च की है। स्टार्टिंग में काम किया जी, ये बहुत पुरानी बात है। 1993 में हम लोग कश्मीर में थे, पूरा 3 महीना पीयूष भाई, मैं, अनूप सोनी, जाकिर हुसैन, हेमंत पांडे, और वहीं हेमंत से मेरी बड़ी अच्छी भाइयों जैसी दोस्ती हुई। फिर हेमंत और मैं, हम दोनों इकट्ठे बॉम्बे में घर लिया हम लोगों ने, और वो अपने टाइम का बहुत बड़ा शो था कश्मीर का, और उस शो ने बहुत सारे करियर्स लॉन्च किए इंक्लूडिंग मी। मतलब क्या होता है, आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको इंडस्ट्री सीरियसली कब लेगी, वो एक स्टेज आनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो उस शो ने, और उसके बाद में संसार एक शो था, और पुकार एक शो था, तनाव तो जब जी शुरू हुआ, यस। तनाव, पुकार, संसार और फिरदौस, ये तीनों चारों शोज ने एक तरह से मुझे उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया था कि तब लोगों ने मुझे सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और सीरियस काम मिलने शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम आया, उसके बाद में जो मैच फिक्सिंग होती है इसके ऊपर पूरा का पूरा एक डीडी मेट्रो के ऊपर शो किया गया उसमें, और वो बहुत पॉपुलर शो हुआ। तो ये सब उस दौर की बात है। बट देन जब लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जी, ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे होंगे जाहिर तौर पर, जब काम मिल रहा है तो उस वक्त के हिसाब से जी जी, यू मस्ट बी गेटिंग पेड डिसेंटली। देखिए मैं एक बात बताऊं, ठीक ठाक पैसे तो देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ और काम नहीं करना, मुझे इसी प्रोफेशन में रहना, और इसी प्रोफेशन में रहते हुए आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली। शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो चुके थे, आई वॉज अ रिस्पॉन्सिबल मैन, तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना था। वो सब बहुत आराम से हो गया। जितनी ज़रूरत थी, ऊपर वाले का शुक्र है, शुक्राना, आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही मिला, हो गया, उससे ज़्यादा ही मिला, कभी कमी नहीं हुई, कभी किसी से उधार नहीं मांगा। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 1995 में लिया था, आज तक वही है। मेरा भी वोडाफोन लिया था। हाँ, तो एयरटेल का नंबर लिया था, वो बदलना नहीं पड़ा, क्योंकि पैसे देने होते तो लोग मोबाइल नंबर बदलते। तो वो आज तक वही है, आज तक वही नंबर है, वही पुराना नंबर है। तो फिर ब्रेक क्यों लिया? ये मतलब क्योंकि जब इतना सब चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, बट देन व्हाई द ब्रेक? ये बात है सन 2002 की। मुझे घर चाहिए था, फैमिली का साइज बड़ा हो रहा था, और ये भी बड़ी दुखद परिस्थिति है कि उस समय एक्टर्स को, पुलिस वालों को और वकीलों को लोन नहीं देता था। कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता था। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरी रिटर्न बहुत अच्छी है, आप मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न देखिए, नहीं देते थे, एज अ पॉलिसी मैटर वो नहीं देते थे, पर पैसे की ज़रूरत थी। और फाइनली मुझे एक लोन HDFC बैंक ने छोटा सा एक लोन सैंक्शन किया। 2004 तक आते आते मैंने एक घर बुक कर लिया था, और मुझे उसकी EMI देनी थी, और मुझे उस घर के लिए भी कंट्रीब्यूट करना था, और मेरे पास में टेलीविजन पे उस वक्त कोई बड़ी असाइनमेंट नहीं थी। एंड देन केम डिस्कवरी चैनल,
एंड देयर आफ्टर नेशनल जियोग्राफिक चैनल। उन्होंने मुझे एक तरह से ना कमिटमेंट मांग ली, आप 6 महीने हमें पूरे दीजिए सर, 6 महीने पूरे। और ये वो दौर है जबकि मैंने उनके बड़े से बड़े शोज की मैं वॉइस बना, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हैं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, सद्दाम हुसैन की ऑटोबायोग्राफी, सिद्धू मूसेवाला की भी। जी, सिद्धू मूसेवाला की ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। तो वो जो 6 महीने वहां लग गए, इधर एक गैप चला गया और वहां से रेगुलर मुझको पैसा मिल रहा था। आई बी वेरी अपफ्रंट। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन का मकसद ही ये जानना है कि भाई क्यों। और वो उसके बाद में मेरा एक शो बहुत हिट हो गया, इंडियाज मोस्ट वांटेड, इंडिया का पहला क्राइम शो जिसकी मैं वॉइस था। वो बहुत पॉपुलर हो गया आवाज की वजह से। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा अगर आप उस अंदाज को भी बताएंगे तो कहीं ना लोगों को वो नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा। जी। ठीक है। तो हम बात किससे कहां से शुरू करें? डिस्कवरी वाली जो बात और इंडियाज मोस्ट, क्योंकि वो जो आपका अंदाज है ना, हो सकता है अभी आपको लोग जब देख रहे हैं शायद हो सकता है रिलेट नहीं करेंगे। तो पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। जब आप बोलोगे ना तो मुझे लगता है लोगों को एकदम याद आ जाएगा, अच्छा ये आवाज। डिस्कवरी चैनल पे अगर हम जाएं तो नर और मादा, जी नर और मादा वाले जो शो होते, तो वो कुछ इस तरह से होता था। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में ये प्रजनन का मौसम है। एक मादा ओरंगुटैन नरों को रिझाने के लिए उनकी तरफ जा रही है और अपने बच्चों को उनसे दूर रख रही है। नर ओरंगुटैन से उसे अपने बच्चों की जान का खतरा है। यही वो वक्त है जब इस मादा को प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और एक नई पीढ़ी को इस धरती पर लाना है। वर्षा वन में ये प्रजनन का मौसम है। तो ये नर और मादा ने जो है पैसे दिलवाए। जी, ये नर मादा ने बहुत अच्छे पैसे दिलवाए। उसके अलावा दूसरे कुछ बहुत एनर्जी वाले शोज जैसे गॉर्डन रैमजी, आई बिकेम द वॉइस ऑफ गॉर्डन रैमजी। अब गॉर्डन रैमजी जो इस तरह से बात करते हैं, अमित तुम क्या बात कर रहे हो अमित, हम यहाँ पे डंपलिंग बनाने के लिए बैठे हैं, एंड डंपलिंग इट्स अ सीरियस बिजनेस, आई कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कम ऑन चॉप इट फॉर 20 टाइम्स एंड टेल द होल वर्ल्ड दैट दिस इज द बेस्ट डंपलिंग इन द वर्ल्ड। ये गॉर्डन रैमजी है। हाँ, बहुत लाउड कैरेक्टर है। हाँ, दिस इज गॉर्डन रैमजी। यू आर टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हैं कि ये काम ऐसे होगा? मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है इस काम में, आप मुझे बता रहे हैं 15 मिशेलिन स्टार ऐसे ही नहीं मिल जाते, समझे आप? गॉर्डन रैमजी इज दैट एग्रेसिव। फिर अगर हम बात करते हैं इंडियाज मोस्ट वांटेड की, वो क्राइम बेस्ड शो था पहले जिसने के पूरा ट्रेंड सेट किया। बिल्कुल, उसके बाद ही क्राइम शो। गौर से देखिए इस शख्स को, इसकी आंखों में वो दहशत है, वो वहशत है, और ये दरिंदा जिम्मेदार है 23 हत्याओं का, 32 अपहरण का, न जाने कितनी डकैतियों का। आज इसे अपनी निगाहों में बसा लीजिए क्योंकि ये है आपका टारगेट नंबर 1। मैं नहीं हूं भाई, ये वॉइस ओवर करने को बता रहे। तो ये वो उस तरह का काम था। फिर मुझे आई वॉज वेरी लकी कि एक के बाद एक बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स की वॉइस बनने का मौका मिला। टॉम हैंक्स के लिए मैंने कास्ट अवे में डब किया, वो बहुत पॉपुलर हुआ। अडोल्फ हिटलर को मैंने डब किया, अडोल्फ हिटलर को मैंने राइज ऑफ द ईवल में डब किया, वो बहुत पॉपुलर हुई, बेंचमार्क ही सेट हो गया। फिर वो एक मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एक फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में अपॉर्चुनिटीज आ रही थी। एनिमेशन का एक मेरा बहुत बड़ा शो हिट हुआ कोचिका में, जो कि उस समय के जो बच्चे हैं वो आज भी मुझे मिल जाते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। आज भी उसकी बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है। रियोत्सुकान की चीज गए ना, ए अमित कैसा है तू यार? आज मैं तेरे साथ में बैठ के नूडल खाऊंगा, जब नूडल खाऊंगा ना मैं तेरे साथ में, तो यहाँ से ना दूरबीन से सामने वाली बिल्डिंग के अंदर झांक के देंगे, वहां बड़ी खूबसूरत लड़कियां बैठती है यार। तो वो कुछ इस तरह का एनिमेटेड कैरेक्टर है, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। एंड वर्ल्ड नोज आपकी अदालत, तो आपकी अदालत में आप पर इल्जाम है कि आप अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। वो इस तरह का ये। आपकी अदालत में आप पे इल्जाम लगाया जाए तो पहला इल्जाम क्या होगा? मुझ पे ये इल्जाम लगाया जाएगा कि मैं ओवर कमिटेड हूं। उसी तरह से बताना आपको जैसे आप दूसरों में लगाते हैं। आपकी अदालत में बाबला कोछड़ पर इल्जाम है कि आप अपने काम के प्रति जरूरत से ज्यादा समर्पित हैं। मुझे लगता है सर, ये जरूरत से ज्यादा समर्पित होना ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लाया भी है। जी कि नाउ यूर वॉइस ऑफ सो मेनी आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड देन यूर डूइंग सो वेल इन द विजुअल मीडियम ऑल्सो। जी। तो काम धंधा जो है, आवाज की दुनिया के आप सिकंदर बन गए। सिकंदर तो ऊपर बैठा है, वही
हम उस सिकंदर के बंदर हैं, वो बिल्कुल। जैसे चलाता हम चल पड़ते हैं। बट यू आर अ वेरी बिग नेम इन दिल्ली में अगर वॉइस ओवर करने वाले आर्टिस्ट की बात होती है तो आपका नाम जो है वो एकदम टॉप पे लिया जाता शुक्र है। शुक्र ठीक है, ये मैं अभी से नहीं, अब तो मैंने आपको अब इसमें देखा, जी। आपका नाम मतलब मैंने सालों से सुना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि यार, अच्छा आवाज जब हम सुनते थे मुझे ऐसा लगता था यार और खड़ूस बंदा होगा बड़ा, फोन करोगे कि यार यार कल कल फोन करना ये है, बट यू नो व्हेन आई स्पोक टू यू आर सो सॉफ्ट। तो मैं एकदम, मैंने कहा अरे यार ये तो आवाज इतनी तगड़ी है और मतलब खुद तो इतने सॉफ्ट है। जी, वो एक्चुअली कैरेक्टर्स की वॉइसेस है बेसिकली। ये जो मेरी जो ट्रेनिंग हुई एज एन एक्टर, वो एक्टर ही ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो अभी हमने परफॉर्म किया या जो मैं करता हूँ, चाहे मैं कॉर्पोरेट वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं लिंग्विस्ट हूँ, मैं पंजाबी का बहुत काम करता हूँ। आई बीन द वॉइस ऑफ द एंटायर पीटीसी नेटवर्क। मैं उर्दू का बहुत काम करता हूँ, मैंने जी सलाम की मैं वॉइस रहा हूँ, मैं हिंदी का, अंग्रेजी के, जमुना पार में मेट्रो की आवाज। जी 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 जी। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो इन कैरेक्टर्स को पहले विजुअलाइज किया जाता है दिमाग में, फिर उन कैरेक्टर्स की एक वॉइस, उसकी वॉइस की एक बॉडी डिसाइड की जाती है, जो कि वो वॉइस जब कोई सुने तो एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक है ना? तो वो उस वजह से, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत पंचियर दबंग टाइप वॉइस ओवर, एम्फैटिक वॉइस ओवर चाहिए होता है, तो उस वजह से आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो होता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कोचिका में ही मेरा सुना होता है तो शायद वैसी इमेज क्रिएट होती रही जी। तो सर, जब ये वॉइस ओवर वाला जो धंधा है या बिजनेस है, ये चमक गया आपका, जी जी जी, फिर अगला स्टेप क्या हुआ? क्या लगा कि यार ठीक है, पैसा आना शुरू हो गया, घर बन गया? सर देखिए क्या होता है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। ये तो बात, कोई जिसको एक्टिंग का वंस यूर कीड़ा काट गया वो मरते दम तक एक्टर तो जरूर रहेगा। ठीक है ना? और मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं मरूं तो कैमरे के सामने मरूं, शॉट देते हुए एज एन एक्टर मरूं। ये ख्वाहिश है। कोई अवार्ड मिले ना मिले पता नहीं, वो एक्नॉलेजमेंट तो देखिए वो जीवन में कुछ भी हो, लेकिन ये ख्वाहिश है काम करते करते, कैमरे के सामने काम करते करते निकल के जाऊं। तो वो पैशन है, और कुछ और मुझे आता भी नहीं है। अगर कोई मेरी ज्यादातर फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, फादर भी बिजनेस करते थे। मैं हूं ही नहीं वैसा, मैं बना ही नहीं हूं वैसा, मैं सोचता ही नहीं हूं वैसा। तो जब ये एक हो गया ना कि हाँ यार अब बच्चे स्कूल पास आउट हो गए हैं, कॉलेज में गए हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी अपनी निभा लेंगे ये, अब यार, देन आई स्पोक टू माई सेल्फ, आई सेड कि नहीं, नाउ इट्स टाइम यू लिव योर लाइफ द वे यू वांटेड टू। मुझे लोगों ने कहा कि यार अब तो आपका तो दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, जाओ घूमो फिरो दुनिया में, ऐश करो। मुझे किसी ने बोला कि भाई बहुत बड़े चैनल से मुझे नौकरी की भी ऑफर आ गई कि आप बाबला जी हमारे यहाँ पे आ जाओ। मैं कहा भाई साहब नहीं, अब तो मेरा टाइम आया असली काम करने का, वो काम करने का जो मेरा दिल कहता है। और वो दिल की आवाज़ परमात्मा ने भी सुनी। फिर धीरे धीरे हमने कोशिशें बहुत की, सही तरीके से अप्रोच करना शुरू किया, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को। फिर एक दो छोटे छोटे काम भी मिले। पहला कौन सा मिला था? क्योंकि जो When I came back, है ना, when you came back, तो कितना मुश्किल था उस बंदे को कन्विंस, क्योंकि लोग तो मान लेते हैं भाई ठीक है ये तो अब तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है ना, यहाँ तो अगर एक बंदा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, गुंडा प्ले कर रहा है, तो वो गुंडा ही है। हमारे यहाँ उससे आगे कम डायरेक्टर्स हैं या फिल्म मेकर्स हैं जो सोच पाते हैं। जी जी जी। तो जो पहला काम मिला वापसी पे, आफ्टर 10 इयर्स, वापसी 2004 के बाद में ये बात है। 2011 में मैंने ये द ब्लैक रशियन की थी। और जैसे ये होता है ना, जैसे कि आपके बॉस हैं, कभी काम किया था, अचानक से 10 साल 20 साल के बाद में गोस्वामी जी के सामने रेफरेंस आया, उन्होंने कहा हाँ, वैसे ही बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस देश के, मुकेश छाबड़ा। अरे बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू मुकेश जी, अगर आप ये शो देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने से 8 इंटरव्यूज में उनका जिक्र होता है। जी। तो वो जब वो थिएटर करना शुरू किया होगा उन्होंने, तो हम लोग अच्छे खासे दिखते थे, तो एक दिमाग में था उनके। तो एक फिल्म बनाई थी अनिल कपूर साहब ने, वीरे दी वेडिंग। अरे बिल्कुल। अब वो वीरे दी वेडिंग की शूटिंग दिल्ली में होनी थी, तो उनको स्वरा भास्कर के फादर के लिए एक अच्छा सा गुड लुकिंग फेस, एक उनको ऐसा चाहिए था। तो मुझे उन्होंने ऑडिशन के लिए मुकेश जी के यहाँ से ऑडिशन कॉल आई। मैं कहा है ये क्या हुआ? अपने आप आपने अप्रोच मैंने कुछ नहीं किया। ओके। मैंने कहा ये क्या हुआ?
तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैं इनसिक्योर सा हो गया, मैं कहा यार ये कोई फेक तो नहीं है, कहेंगी क्या हो जाएगा, ड्राइवर के साथ में जाना, नहीं साला वापस आ जाना, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो मैं ऑडिशन देने गया, उनका ऑफिस था तब रोहिणी में, तो मैं नोएडा से रोहिणी इतनी दूर, मैं गया, मैं कोई बात नहीं, पर वहाँ ऑडिशन हुआ और उन्होंने अच्छे से ग्रिल किया मुझे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे वहाँ पे ऑडिशन हुआ। अच्छा जी ठीक है, ऑडिशन दे दिया। फिर उसके बाद में मुझे कोई 1 महीने बाद में अनिल कपूर प्रोडक्शन से फ़ोन आया कि आप फाइनलाइज हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, पैसे भी आए। फिर फ़ोन आया, सर हमारा प्रोजेक्ट 1 साल पोस्टपोन हो गया। फिर हम बैठ गए। बट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर राहिल काजी। ही इज अ वेरी गुड राइटर। 2 दूनी 4 एक फिल्म आई थी, उसके वो राइटर हैं। चैंपियन करके एक शो था जो कि मैंने मैच फिक्सिंग पे हमने डीडी मेट्रो पे किया था, वो उनका लिखा हुआ था। तो राहिल साहब जो हैं वो सन 2000 में बॉम्बे चले गए। उनके रेफरेंस से एक शो दिल्ली में आ रहा था, डेली सोप महक। तो वो सौरभ तिवारी जी जो कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तिवारी जी का ये शो था। तो राहिल भाई ने मुझे ऐसे रेफर किया और उन्होंने मुझे एक नज़र में देखा। वो एक फैमिली थी, उसमें एक चाचा जी का रोल था, बहुत फन लविंग चाचा जी, तो रवि चाचू। उन्होंने मुझे एक ऑडिशन किया और उसके बाद में अगले दिन बोला सर यू आर फाइनल। ये डेस्टिनी थी। कहाँ पुराना एक दोस्त, उसको कहाँ 15 साल बाद मेरी याद आती है। और मैं वो सीरियल करना दिल्ली में 2016 अगस्त में शुरू कर दिया। और वो सीरियल बिलीव इन मी ऑन एयर आया और इंस्टेंट हिट हुआ। इट वॉज, हम कहें ये हो क्या रहा हमारे साथ में। जिंदगी की महक उस शो का नाम था। वो मैंने 2.5 साल शो किया, 2.5 साल। उस शो ने मुझे हाउस होल्ड नेम बना दिया। इट मेड मी हाउस होल्ड नेम, रवि चाचू। आई बिकेम वेरी पॉपुलर एज रवि चाचू। लेकिन साथ ही एक और ऑडिशन दिया था, दहलीज करके एक स्टार प्लस का शो था, वो भी हो गया। और उसमें वो मेघना मलिक थी, तो उसमें एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर ऑपोजिट उनके, सिर्फ 4 सीन का कैरेक्टर था, पर वो दबंग डायलॉग्स और ये, और उनको लगता था कि हमको एक ऐसा एक्टर थिएटर का चाहिए। वो दैट ऑल्सो वेंट ऑफ वेल। तो इट हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ से 1.5 ईयर 2 ईयर्स। और मैं अचानक से इंस्टा पे मेरी फॉलोइंग बढ़ गई, लोग देखने लगे। मुझे लगा कि शायद अब कुदरत कह रही है कि बेटा तेरा टाइम आ गया वापस जाने का। फिर मैंने और मेहनत करनी शुरू की। फिर वीरे दी वेडिंग वापस आई। वीरे दी वेडिंग बाद में हुई उसके, और वीरे दी वेडिंग रिलीज हुई और वो फिल्म से मुझे फिर रिकग्निशन मिला। एंड दैट्स हाउ मैं, उसकी वजह से मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के सर्किट में ना सीरियसली लिया जाने लगा। तो वो उसके बाद में फिर मुझे मुकेश जी ने ही टब्बर दिलवाया मुझे। उसके बड़े लंबे चौड़े ऑडिशन हुए, ऑनलाइन ऑडिशन जिसे बोलते हैं, और टब्बर सोनी लिव पे बहुत पॉपुलर हुआ एंड मेरा काम बहुत पसंद किया गया। शो बहुत अच्छा था, अजीत पाल जी ने जार शो है, तो उसमें सुनील महाजन कैरेक्टर था, वो बहुत पॉपुलर हुआ। उससे एक स्टेप और ऊपर आगे चले गए। अब क्या था कि अब मेरे पास में ना छोटे छोटे काम बड़े सारे आने लगे थे, लेकिन मैंने उन कामों को, क्योंकि मैं ऑडियो बहुत कर रहा था, आज भी करता हूं, तो पैसा कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी कि यार मुझे ये छोटा काम, तो आई कुड पोलाइटली से नो टू देम कि यार प्लीज टेक मी सीरियसली। वो थोड़ा 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर जार पिक्चर्स ने मुझे रिपीट किया। उन्होंने मुझे रंगबाज दिया जी पे, वो बहुत अच्छा शो था, बहुत पसंद किया गया। फिर उसके बाद में तो सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 1, फिर जमुना पार सीजन 1-2, सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2, फिर बीच में प्यार का प्रोफेसर, वो आपको बड़ा जूसी कैरेक्टर था। आई थिंक हम कनेक्ट शायद प्यार के प्रोफेसर के टाइम पे हुए। फर्स्ट टाइम आई टैग्ड यू, क्योंकि मेरी आदत है कि जब मुझे कोई एक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको ढूंढता हूँ फिर जी कि कहाँ इंस्टाग्राम पे है नहीं है, मैं उसको टैग भी करूंगा, मैसेज भी करूंगा। और उस दौरान 1-2 लोग और भी थे उसमें जिनसे मैंने उस दौरान कनेक्ट किया था, क्योंकि मुझे आई थिंक MX प्लेयर पे वो शो आया। जी MX प्लेयर पे आया। फिर उसी दरमियान मुझे यामी और आदित्य धर, इन दोनों की फिल्म मिल गई। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी दोनों ने, थैंक यू, गॉड ब्लेस देम। बच्चे हैं, मतलब मैं तो आई ब्लेस देम। मेरे सीनियर हैं मुकेश गौतम जी, उनकी बेटी हैं यामी, तो मेरे लिए तो बेटी के कमाल की एक्ट्रेस, इंसान भी दोनों बहुत अच्छे। तो एक कनेक्ट है। तो मुकेश जी के बच्चे हैं ये, मेरे सीनियर हैं मुकेश जी।
तो इनकी फिल्म थी धूमधाम, यस, नेटफ्लिक्स पे आई थी। जी जी जी, तो वो उसमें एक अच्छा काम दिया उन्होंने, दे रियली रिस्पेक्टेड, और बहुत अच्छा काम उन्होंने कराया। तो वहां से ये सबसे एक सिलसिला शुरू हो गया, बन गया, और अब आज आपके सामने है ये सब, ये जहाँ पे भी है अच्छा हो गया सब ईश्वर की कृपा से। एक जमुना पार का मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक रेफरेंस जो है, क्योंकि उसमें आप मेट्रो की आवाज, मेट्रो किरदार बन गया था। जी जी जी, मेट्रो ने जो है एक तरह से नरेटर वाज दिल्ली मेट्रो। जी जी, तो मैं चाहूंगा कि सूत्रधार, सूत्रधार, तो वो थोड़ा सा अगर आप कुछ अपने अंदाज में उसको जी बताएंगे तो मजा आएगा। अगला स्टेशन लक्ष्मी नगर है, कहने को तो लक्ष्मी का नगर है, पर यहां फुकरे ही रहते हैं। जिसे देखो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, और नगर नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी नगर है। क्या बात सर। अब क्योंकि सपने वर्सेस एवरीवन एक ऐसा शो बन गया जो IMDb पर सबसे हाई रेटेड शो है। जी, उतनी रेटिंग किसी शो को मिली ही नहीं, जी, ठीक है, मतलब, और चर्चे इस शो के। जी, मैं एक मोबाइल शॉप है जहाँ से मैं मोबाइल एक्सेसरीज और अपने फ़ोन वगैरह ऐसा सब लेता हूँ। तो मैं गया उसके पास, तो अरे अमित पाजी आपने वो सपने वर्सेस एवरीवन देखा यार, बड़ा कमाल शो है यार। जी, वो मैंने कहा हाँ यार देखा, वो तो यार वो लड़का उसमें परमवीर यार, मैं मतलब, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने परमवीर से उसकी बात करा दी। मैंने परमवीर को मैसेज किया, परमवीर का जब रिप्लाई आ गया, जी, जी, तो मैंने वो बंदा भाई रो पड़ा बात करके। मतलब ये वो शो है कि जो लोगों ने मुझे बोला, तो मैंने तो पहले देख लिया था, मैंने तो फर्स्ट डे इसका वीडियो बना के डाल दिया था, बट यू नो पीपल प्रमोटेड दिस शो, वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं ना एक्चुअल में। जी, जैसे मैंने कहा बॉबी देओल स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दिस शो। तो इस शो ने कहीं ना कहीं आपको लगता है जो दिया वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं आगे अब और आपको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, आपने बात की शुरुआत की थी परमवीर से। पहली बात तो मैं बोलूं, आई एम थैंकफुल टू परमवीर। परमवीर बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान है, मेरा छोटा भरा है, मतलब दिल से दिल मिला। टब्बर के टाइम पे मुलाकात हुई थी। इनफैक्ट सपने वर्सेस एवरीवन मुझे दिलाया परमवीर। ओह जी, मेरा जो ऑडिशन हुआ था पहले परमवीर के फादर के रोल के हुआ था। ओके। और जब वो ऑडिशन वहां गया अम्बरीश सर के पास में, तो इनकी कोई डिस्कशन हुई होगी, तो परमवीर ने कहा कि सर ये रोल बाबला सर को वो वाला दीजिए जो आपके फादर का रोल है, यू नो, ही नहीं तो किसी और को कंसिडर किया जा रहा था। एंड अम्बरीश ही थॉट ओवर इट, एंड मुझे वो काम उस रेफरेंस से वो मिला। तो परमवीर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू। तो अब आते हैं बात सपने वर्सेस एवरीवन पे। नो डाउट ये जो शो का जो आर्किटेक्ट है वो अमरीश वर्मा। एब्सोल्युटली। मैंने ये बात मैं सीजन 1 में ही काम करते हुए समझ गया था। जिस तरह की राइटिंग सीजन 1 में, जिस तरह के वो जो किचन वाला सीन है मेरा उनके साथ में, और जब वो थप्पड़ पड़ता है, वो आइकॉनिक सीन बन गया, वो जो मामा थप्पड़ मारता है इस कैरेक्टर को, पूरा कैटलिस्ट ही वही है ना। जी जी हाँ, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ती है। तो वो करने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया था कि ये शो अपने आप में किसी अच्छे लेवल पे जाएगा। और अम्बरीश जिस डेडिकेशन से काम करते हैं, मतलब बियॉन्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मतलब स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, एक एक शब्द याद है उन्हें, स्क्रिप्टिंग के लेवल के ऊपर ही वो कैरेक्टराइजेशन कर दी है, फिर डायरेक्शन भी कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं, और अपने दिमाग को ठंडा भी रखा हुआ है कि शिफ्ट में रहते हुए काम भी करना है, इतने सारे लोगों से काम कराना है। शो इतना सक्सेसफुल हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने शो जिस दिन हमारा प्रीमियर हुआ था, मैंने उस दिन एक इंटरव्यू दिया था, मैंने एक बात कही थी कि आप, ये बात मैं दावे से कह सकता हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, परमात्मा ही कराता है, मैं इतना कह सकता हूं कि आप एक बार ये शो देखने के लिए बैठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। ये मैंने तब कहा था और आज भी कह रहा हूं शो के बारे में, और मैं ये अभी भी ये सबको रेकमेंड करूंगा, आप एक बार देखने बैठिए, फिर आप छोड़ेंगे नहीं, सर इसको पूरा देख के ही हटेंगे वहां से। तो वो बात तो सही साबित हुई। हां, इस शो से मुझे भी फायदा हुआ है,
कहानी, मेन कहानी जो है वो अमरीश की है, परमवीर की है, विजंत कोहली जी की है, लेकिन इन तीनों के बीच में ये जो कैरेक्टर बैठा हुआ कैरेक्टर ना होता जी, तो फिर जो अमरीश और मामा के बीच का जो टसल है वो होता ही नहीं। अब ये, और उसके लिए जो वजह है वो कोई प्लांटेड वजह नहीं है, बहुत रियलिस्टिक है, ऐसा दुनिया में होता है, रिलेटेबल है पूरी की पूरी कहानी। हमारे आसपास की रिश्तेदारी में भी इस तरह से या इस तरह की वजह से रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं, हमने देखा है। तो उसका फायदा डेफिनेटली पूरे शो को, पूरी कास्ट को और मुझे भी हुआ है, पहचान बढ़ी है। अब सड़क चलते तो पहले भी पहचानते थे लोग, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया है। एयरपोर्ट पे आप एयरक्राफ्ट में होते हैं तो आपसे बोलते हैं सर आपको कोई सीट चाहिए, तो वो इस तरह की इज्जत मिलने और ज्यादा मिलने लगी है। प्रोफेशनली काम अब पहले से ज्यादा अच्छे और बढ़िया ऑफर्स आ रहे हैं। फिलहाल मैं 2 अच्छी फिल्में कर रहा हूँ, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो बात नहीं कर सकता हूँ उनके बारे में, पर हाँ 2 अच्छे बड़े बैनर्स की फिल्में अभी ऑन फ्लोर हैं। एक तीसरी फिल्म जल्दी शुरू होने वाली है, एक वेब शो के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, अब अच्छा काम, बेहतर काम करने की जो इच्छा है और जो ललक है और जो काबिलियत है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उसको मैनिफेस्टेशन मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी वॉइस ओवर्स को बीच में किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि वो भी एक काम आपका जो है। बिल्कुल नहीं छोड़ता मैं ब्रॉडकास्टिंग जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। ये फेजेस मेरी लाइफ में बहुत दफा है। जब 30 साल पहले फिरदौस पसंद किया गया या चैंपियन पसंद किया गया, तो मेरे बहुत सारे ऑडियो के प्रोड्यूसर्स ने मुझसे कहा कि एक वालिया साहब होते थे रेणुका स्टूडियो वाले, और काके हुणते तेरे को टाइम नहीं होना, तो हुणते तू साडे वॉइस ओवर नहीं करेगा। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं छड्डांगा, बिल्कुल करूंगा। फिर 2000 के आसपास से तो मैंने कंटिन्यू किया, आई मैनेज्ड ऑल दैट। और अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, अब तो बहुत आसान हो गया ये मैनेज करना, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं मुंबई से जब चला तो उससे पहले मेरे घर में भी स्टूडियो है, मुंबई वाले घर में भी है, दिल्ली वाले घर में भी है, दोनों जगह स्टूडियो है। इस हद तक स्टूडियो के आप अभी बोलोगे रिकॉर्डिंग करने के लिए तो मेरी गाड़ी में भी एक स्टूडियो है। तो काम नहीं रुकते, काम नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन क्या है कि टर्न अराउंड टाइम जो होता था ना, जैसे हम 24 घंटे के अंदर डिलीवरी दे देते थे, कई बार तो कुछ घंटों में ही दे देते थे। जैसे कल मेरे क्लाइंट का, मैं एयरपोर्ट पे था तो उसने बोला कि सर ये है। मैं कहा देखिए 2 घंटे की फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली, और एयरपोर्ट से घर, और घर पहुंचने के बाद में आपका काम इन द नेक्स्ट 5 आवर्स डिलीवर हो जाएगा। कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। फिर कुछ करेक्शंस, चेंजेस वो तो आएंगे। फिर वो अर्ली मॉर्निंग घर पे ही है सब कुछ सेटअप, तो सुबह सुबह उठ के उसको वहां से कर दिया। कहीं लोकेशन पे हैं तो पूरा बैकअप सिस्टम साथ में होता है, वहां से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि अब तो ज्यादा आसान हो गया। हाँ, नहीं अब तो हो गया। अच्छा सर, जो वो दौर था जब एक तो इंटरनेट नहीं होता था जी, ठीक है, और फिर जब ट्रांजिशन हुआ, जिसके बारे में हमने इंटरव्यू की शुरुआत में थोड़ा ब्रीफली बात की, तो एक तो उस टाइम पे वॉइस ओवर्स कैसे जाते थे, ठीक है, वो अपने आप में टास्क होता था। फिर जब वो ट्रांजिशन हुआ, जब आप इंटरनेट चेक करने के लिए कहीं पे एक जगह 2 दिन रुक रहे हो, एक पिक्चर तब कर रहे हो जब आप ये श्योर हो कि भाई यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। मैं उस फेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। देखिए, इसकी एक बैकग्राउंड है, एक पूरी दुनिया की एक बैकग्राउंड है। मेरा पर्सनली मानना है कि 2 आविष्कार ऐसे रहे, 3 आविष्कार बल्कि इन्वेंशन, जिन्होंने इस दुनिया की सूरत और सीरत बदल दी। एक तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ, उससे स्पीड बढ़ गई। उसकी वजह से आप देखिए कि रेलवेज और उसके बाद में रोडवेज ये सब शुरू हुआ, स्पीड बढ़ गई तो आना जाना बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, ये हुआ। दूसरा इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के आने के बाद में लोगों का की जीवन बिल्कुल बदल ही गया। और फिर इंटरनेट की बदौलत आज आप यहाँ बैठे हुए कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी कोई मीटिंग कर सकते हो, वीडियो मीटिंग कर सकते हो, और आपको मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इंटरनेट की वजह से आप मैसेज किसी को भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। पर जब इंटरनेट नहीं था और हम जब अपना काम करते थे, आज मैं लोगों को सुनाता हूं, किसी को ये बात बताता हूं, कोई रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो पहले क्या होता था कि एक क्लाइंट है, कोई जलंधर का क्लाइंट है, तो वो बुकिंग करता था हमारे साथ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले।
फिर वो स्टूडियो में लाइन अप करता था, फिर वो बेचारा वहाँ से ट्रेन से गाड़ी से कैसे भी आएगा वो स्टूडियो में। उस दिन मिलना ज़रूरी है, प्रोड्यूसर का, राइटर का, परफॉर्मर का, रिकॉर्डिस्ट का, सब लोगों का एक जगह पे होना ज़रूरी है, फिर काम होता था। और ऐसे बड़े बड़े लोगों को करना पड़ता था। मैंने गुरदास मान जी को भी ये करते हुए देखा है, सोनू निगम को भी ये करते हुए देखा है। तो आज लेकिन फिर उसके बाद में अगला दौर क्या आया, उसने कहा कि पाजी मैं आ नहीं सकता। अब वो ये कहने लगा ठीक है जी। तो अब हम क्या करते थे कि वो हमको इंटरनेट तो आ गया था पर उसमें स्क्रिप्ट लिख के भेज देता था, हम रिकॉर्ड करते थे उसको। और 4 बजे की शताब्दी के लिए हमारा एक राइडर दौड़ता हुआ जाता था स्टेशन पे, टीसी को साथ में पैसे देता था कि भाई साहब ये जलंधर के ऊपर ये टेप लेने कोई आएगा, उसको ये टेप दे देना, अमृतसर के ऊपर ये टेप दे देना। फिर ऐसे काम होने लगा। लेकिन फिर जिस दिन ये अटैचमेंट ऐड होने की फैसिलिटी आई, तब से सूरत बदलनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, अच्छा वो फोन पे आने लगा, हम उसको कॉन कॉल पे ले लेने लगे। आप कॉन कॉल पे आ जाइए, आपकी स्क्रिप्ट मेल पे मेरे पास आ गई है, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको फिजिकली नहीं प्रेजेंट होने की जरूरत, आप वर्चुअली प्रेजेंट हो गए। आपको कितनी वेरिएशन चाहिए, हम कॉन कॉल के ऊपर बात कर रहे हैं। इंटरनेट, फिर आ गई इंटरनेट कॉल, वो तो उसने तो बिल्कुल ही स्पेक्ट्रम ही पूरा का पूरा बदल दिया, क्योंकि इंटरनेट कॉल सस्ती थी। पहली वाली कॉल पे उसको पैसे लगते थे, पर मिनट लगता था उसको, तो वो सस्ती थी। और फिर उसमें भी कॉन्फ्रेंस कॉल में 8-10 लोग इकट्ठे आ जाते हैं। तो और फिर जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, सर ये ऐप है, ये मेरा स्कैनर है, ये मैं भेज रहा हूं सर, वो पैसे भेज देता है। और विद इन 1 मिनट टू 2 मिनट्स आप उसको अटैचमेंट मेल कर देते हैं, चाहे कितनी बड़ी फाइल क्यों ना हो। आज इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो गई है, लेकिन पहले वो गोल चक्कर घूमता रहता था, वो भी एक फेज था। तो वो 3 घंटे में अपलोड होती थी कि जाके 20 MB की फाइल आगे। लेकिन अब ये सब एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से काम करना बहुत आसान हो गया है, काम स्पीड से होने लगा है। लेकिन साथ ही साथ पर्सनल लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि अब लगता है बंदे को कि आप हमेशा ही अवेलेबल हैं और ये काम तो अब 10 ही मिनट में हो जाएगा। अब रात को 10 बजे भी फोन करके वो अपना हक समझता है, राइट कि भाई साहब आप आ जाओ काम करने के लिए। अब उसको आप ये बात समझाने की भी कोशिश करेंगे तो वो बोलेगा, अपनी मजबूरी दिखाएगा कि मेरा तो सुबह 6 बजे का टेलीकास्ट है, मेरा अभी प्रेजेंटेशन है 7 बजे की। तो ये इसका आपके मेंटल पीस पे असर पड़ने लगा। लेकिन काम पहले से ज्यादा बढ़िया, तेजी से और क्वालिटी का होने लगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्पेशली, गले के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मतलब खाना पीना भी होता है और फिर सिगरेट पीना, दारू पीना, किन चीजों का आपको मतलब आपको लगता है कि भाई मेरे को बहुत सोच समझ के जो है ये करना पड़ेगा, कल रिकॉर्डिंग है, या वैसे भी आप कह रहे हो कि आजकल तो तुरंत आ जाता है। अब मान लो कोई पुराना क्लाइंट है, अरे बाबला जी प्लीज जरा फंसिया कर दो, मतलब तो फिर आदमी करना ही पड़ता। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, यहाँ आते हुए भी 3 क्लाइंट्स के फोन आए हैं मुझे, स्क्रिप्ट भेजी हुई है उन्होंने, व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रिप्ट भेजी हुई है। अब मैं यहाँ से आके उनका काम करूंगा जाके मैं। देखिए, जहां तक एहतियात की बात है, हर इंसान को ये पता होता है कि उसकी बॉडी की अपनी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ही नीड्स टू बी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। उसको अपने प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी को हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की फैमिली में। तो आपको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होती है, उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेनी है। अब जैसे मेरा है, मुझे ये पता है कि मुझे सुबह उठने के बाद में 10-10:15 बजे मेरे गले में बहुत खिचखिच आधा घंटा होगी। वो एक टाइम है, मेरी बॉडी का साइकिल रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। मुझे उसके लिए मैं कोई आयुर्वेदिक दवाई होती है, मैं वो ले लेता हूँ, या मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेता हूँ। गुनगुना पानी पीने से हो जाता है। मैं एक दिन पहले रात का खाना मिर्च मसाले वाला कोशिश करता हूँ मैं ना खाऊं, है ना। ये कुछ प्रिकॉशन है जो कि मैं लेता हूँ। लेकिन बीच बीच में जैसे ही मौका मिलेगा, मैं वॉइस रेस्ट जरूर देता हूँ अपनी आवाज को, क्योंकि जितना इसको बचा के रखा जाएगा, ये वो संपदा है जिसको जितना संरक्षित किया जाएगा, ये उतनी फले फूलेगी। तो इसलिए जब जरूरी नहीं है तो बोलना नहीं है, बचा के रखो। क्योंकि आप सिर्फ गले से ही नहीं बोल रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व है।
एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप अपने दिमाग को भी थका रहे हैं, अपने मेमोरी बैंक को भी यूज कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम कंसंट्रेशन का है। और ये वो विधा है जिसमें आपको अपने काम के जरिए दूसरे सामने बैठे हुए व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा देनी है, और वो उसके लिए आपकी पूरी नख से लेके शिख तक आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आपको पूरा बॉडी का ध्यान रखना होगा, और गले का भी खास तौर पे। मैं तो ये कहता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं सिगरेट पीने से बेस आ जाता है, मिथ है। अच्छा। गला खराब ही होगा आपको। हर आवाज बहुत खूबसूरत है, परमात्मा ने दी है आपको। आपकी बॉडी में 9 रेजोनेटिंग पॉइंट हैं, आपको टेक्निकली उनको खोलना है। उसके लिए आप योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप ओम का उच्चारण कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी आवाज भी अच्छी रहेगी, बनी रहेगी, आवाज की बॉडी भी बनी रहेगी। तो ये प्रिकॉशन है, ये बेसिकली कुछ प्रिकॉशन है। और मौका लगे तो बीच में एक पावर नैप जरूर ले लीजिए दिन में। अच्छा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ड्रिंक नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? कोई दिक्कत नहीं होती? मैंने कल रात को 2 लिए। मैंने विजन कोहली भी है, उनसे भी पूछा, मैंने कहा मामा और आप में क्या सिमिलैरिटी है? कह रहे एक ही है यार, थोड़ी कभी कभी। मैंने वो देखा, उनका सिंगल मॉल्ट पीता हूं मैं। मैंने देखा वो आपका इंटरव्यू। हाँ। देखिए, कोई भी चीज शराब बुरी तब है जब वो जरूरत से ज्यादा और अति में ले ली जाए। अगर आप अल्कोहल, आप जो दवाई भी ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, उसमें लिखा होता है अल्कोहल का कंटेंट इतना है, तो आप अल्कोहल तो सब लोग ले रहे हैं, राइट, ठीक है ना। तो अब मैंने अगर 2 ड्रिंक 10 मैंने अपनी लिमिट के हिसाब से एक 20 ml का और एक 10 ml का 2 ड्रिंक लिए, आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ। और उसके साथ में मैंने आई इंश्योर्ड कि मैं कार्ब्स नहीं लूंगा, बिल्कुल मैंने रोटी नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगा, या मैं पंजाबी हूं तो वो तंदूरी चाप बड़ी अच्छी लगती है, चाप 1 प्लेट पूरी दे दो मुझे आप, मैं चाप खा लूंगा, अच्छे से चाप खा लूंगा। थोड़ा सा मसाले वाला प्याज खा लिया तो उसके बाद गुड़ जरूर खा लूंगा, ताकि मेरा गला साफ हो जाए। बस आपने लाइफ को भी आपने ये तो छोटी छोटी इच्छाएं, इनको मारने की क्या जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन, सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 3 इसी साल आ सकता है या अगले साल? इस सवाल का जवाब मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आ जाए, और फैंस भी यही चाहते हैं और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए। इसका जवाब तो अमरीश वर्मा जी दे सकते हैं, या टीवीएफ दे सकता है, या फिर अमेजॉन प्राइम दे सकता है। तो अमरीश को पकड़ा जाएगा जी, अमरीश जी को आप पकड़िए और उनसे कहिए कि लेके आए, क्योंकि हाँ, अब उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं शो से, और लोग इन्वॉल्व हो गए हैं शो में। तो सीजन 3 आएगा, फिर मुलाकात करेंगे सर। और बाकी तो आपके प्रोजेक्ट्स आ ही रहे हैं। जी जी तो जी अब एक बार आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है सबके लिए जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना Thank you, कुछ sir. जानने को मिला, समझने को मिला। एंड आई एम श्योर फिर से बैठेंगे जब फिल्में आएंगी, तब और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी कमाल की बातें आपने करी, एंड ऐसे ही आवाज बुलंद रहे। थैंक यू जो सर, है थैंक यू। आपके सपने सब सच होते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये मौका मिला। और इसी तरह से आप लोग बस मौका देते रहिए, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि और अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, ईश्वर कृपा करेंगे सब। सर, आवर प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।